जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी वर्ण और वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। रोज अपनी एक क्लास होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चयन करना है सभी के लिए। अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, सयास व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, सुदीर्घ व्यंजन। 42 में चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो सही आंसर है ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। देखिएगा, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। कम प्राण या वायु प्रयुक्त उच्चारित होने वाले व्यंजन जो है अल्प प्राण कहलाते हैं। कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? ओष्ठ वर्ण बताना है, ये चयन करना। मनीषा जी, दीपक जी, आनंद जी, पार्वती जी, राजीव जी, तनु जी चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है ये चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया गया है और 43 में आप सभी का सही आंसर है कि ओष्ठ वर्ण तो पा, बा, फा ये जो है ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। पा, बा, फा वर्ग में ओष्ठ वर्ण होते हैं। दोनों ओठों की सहायता से उच्चारित होने के कारण पा वर्ग के वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा वर्ण आते हैं जो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया 44 कौन से वर्ण वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है? कौन से में है ये बताना है। 44 में क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सुनीता जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि कचट तप, कचटता ये जो है कचटता ये सभी वर्ण जो है अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्प में का, चा, टा, ता वर्ण जो है अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राण वायु प्रयुक्त होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। या तो अंतस्थ या रा, ला, वा ये अल्प प्राण ही कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तालव्य वर्णों का वर्ग बताना है, कौन सा माना जाता है। 45 में चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 45 में आप सभी का सही आंसर होगा पंकज जी, संजू जी, कि तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा माना जाता है। यहाँ पर कौन सा है? तो विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर होगा। सा, शा और ई ये वाला विकल्प आपका बी वाला जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 40वां क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा। 46 में क्या पूछा गया है आपसे? महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। बताइएगा पूजा जी क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 46 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी, यानी कि दूसरा और चौथा आप सभी का सही आंसर है। दूसरा और चौथा जो है महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें
मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे खा, घा, झा और फा। अल्प प्राण व्यंजन जो हैं वह होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे का, गा, जा, पा, ये जो हैं होते हैं अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 47 पूछा, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में होता है? मातृभूमि में, रात्रि में, आम्र में, क्रिया में। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 47 में सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मातृभूमि। मातृभूमि यहाँ पर विकल्प नंबर, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मातृभूमि सभी सही आंसर होगा जिन्होंने विकल्प नंबर ये चयन किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 48वां क्वेश्चन है कि कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? तालव्य वर्ण बताना है, 48 में चयन कीजिएगा। तालव्य वर्ण का चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तालव्य वर्ण बताना है कौन से में है। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि तालव्य में ई, या, सा और चा, ये वाले जो हैं तालव्य कहलाते हैं। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। दिए गए वर्णों में ई, या, सा, चा वर्ग में तालव्य वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अंगला भाग ऊपर नीचे होता है वह कौन से वर्ग में है? वह आप सभी के लिए बताना है, चयन करना है। 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तरबजी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अंगला जो भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में है? तो आपका सही आंसर ई, बड़ी ई और ए, ये जो है आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ये जो है अग्र स्वर होते हैं, ये सभी ई, बड़ी ई, ए वर्ग से जो है ये सभी अग्र स्वर हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है कि कंठ ध्वनियां कौन से वर्ग में हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बताना है, वह वर्ग बताना है। दा, ला, वा है, का, गा, हा है, चा, फा, रा है, टा, डा, गा है। तो आपको चयन करना है कंठ ध्वनियां कौन से वर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 50 है और रुमझुम जी, आनंद जी सही आंसर है 50 में। का, गा, हा ये जो है कंठ ध्वनियां मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। कंठ ध्वनियों से तात्पर्य गले से है। का वर्ग का उच्चारण गले से होता है, इसलिए इसे कंठ ध्वनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 51 पूछा गया, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन सा है, पा है, ता है, या है। 51 में आप सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन बताना 51 में। तो आप सभी का शिवांशी जी सही आंसर होगा या जो है अंतस्थ व्यंजन है। दिए गए विकल्पों में या अंतस्थ व्यंजन है। सा वर्ण का उच्चारण स्थान दंत माना जाता है, पा का ओष्ठ माना जाता है, तो ता का उच्चारण स्थान दंत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 52वां क्वेश्चन है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? बताइए। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग, कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा सही आंसर राखी जी। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? 52 में आप सभी को चयन करना है। तो 52 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या है सही आंसर? ये वाला विकल्प अग्र आपका सही आंसर है, अग्रभाग। ई के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग आवश्यक है। ई को अग्र स्वर भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए इनमें से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, अग्र स्वर कौन सा है? अग्र स्वर बताइए। तो ई जो है ये अग्र स्वर है, ई, बड़ी ई, ए, आई अग्र स्वर है। मध्य स्वर में आ जाता है। पश्च स्वर में बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये जो है कौन से पश्च स्वर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 53 पूछा गया है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित करना है। अब आपके लिए यहाँ पर बताना है चा जो है, चा क्या है ये चयन करना है।
उच्चारण स्थान बताना है। चा का क्या माना जाता है, तो चा का उच्चारण स्थान चा, तो ये तो तालव्य माना जाता है। और हुआ का माना जाता है हुआ, ओष्ठ माना जाता है। हुआ का क्या माना जाता है, हुआ का ओष्ठ माना जाता है, इसको यहाँ पर ओष्ठ। दा का क्या माना जाता है, दंत माना जाता है उच्चारण स्थान। और बात करें का तो का ये कोमल तालव्य माना के अंतर्गत आता है। का यानी कि कंठ जो है कोमल तालव्य कंठ के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54 आपका ए रहा। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। 54 में क्या माना जाता है, पा ध्वनि जो है इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। 54 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। आप सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। इनका तो जो है एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ जाएगा। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान तो आप सभी जो है समझ जाएंगे। जब आप उच्चारण करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका उच्चारण स्थान क्या है। पा जब अपन बोल रहे हैं तो दोनों ओंठ जो है अपने ऊपर नीचे जो है लग रहे हैं, तो पा जो है ओष्ठ माना जाता है। बी वाला नहीं, डी वाला आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 55, उच्चारण स्थान के आधार पर इया जो शब्द है वह क्या माना जाता है, ये आपके लिए बताना है। या बताइएगा, चयन कीजिएगा। 55वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 55 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। संध्या जी, राकेश जी, दिनेश जी शेयर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, शेयर कर देंगे। और इसका उच्चारण स्थान तालव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, तालव्य माना जाता है। विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 56, हिंदी में अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक नहीं है पूछा गया है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 56वां क्वेश्चन है और 56 में क्या होगा सही आंसर। तो अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक नहीं है पूछा है, तो या का जो है आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, या का जो है अनुसूचक नहीं है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में बताना है आप सभी के लिए डा और ड़ा ढा जो है ध्वनिया के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। ये तालव्य ध्वनिया है, ये मूर्धन्य उच्चिप्त ध्वनिया है। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य, अंत में सर्वत्र किया जाता है या दोनों महाप्राण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर पूछा गया है और 57 में आप सभी का सही आंसर होगा कि क्या होगा सही आंसर, क्या है सही आंसर। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो है वह सही आंसर होगा। ये मूर्धन्य उच्चिप्त ध्वनियां मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी या फिर स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 58 में चयन करना है। पूछा गया है यहाँ पर कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो सही आंसर होगा 58 में, उन्हें कहा जाता है स्वनिम। क्या कहा जाता है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहा जाता है। बी वाला नहीं, डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। स्वनिम कहा जाता है। जबकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो ध्वनि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 59 पूछा गया है कि उच्चारण की दृष्टि से ये सा जो तीनों सा दिए गए हैं ये व्यंजन किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के, अंतस्थ हैं, वर्तस्थ हैं, उसमें है, तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर, ये ऊष्म में माने जाते हैं। ऊष्म में यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प। सी वाला विकल्प राखी जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 60 पूछा गया है। यहाँ पर देखिए
कि का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। ये आपको बताना है 60 में। बताइए का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। सही चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर है कि का व्यंजन के विषय में अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रेखा जी का व्यंजन के विषय में अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि सही है, जबकि अन्य जो है गलत हैं। निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है। तो अपन ने ध्वनि पढ़ी है, 2 प्रकार की ध्वनि होती है, सघोष ध्वनि, घोष ध्वनि, सघोष ध्वनि। तो आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइए। तो निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है। सघोष ध्वनि बताना है तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि हा जो है, हा ये सघोष ध्वनि, हा जो है सघोष ध्वनि है। घोष नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे सघोष या घोष ध्वनियां कहलाती हैं। या फिर घोष वर्ण देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सारे स्वर वर्ण जैसे या, रा, ला, वा और हा हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अघोष सघोष ये जो है ध्वनि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 62। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। हिंदी कोश में बताना है, बताइएगा क्या होगा 62 में सही आंसर। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 62 में। अंश जी 62 में चयन करना है। कुछ जो है कुछ टेलीग्राम में तन्मय जी करवाते हैं तो उनसे बोल देंगे कि कुछ जो है आप तुरंत ना हटाया करें। बहुत बढ़िया, नहीं हटाएंगे। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। अंकन आएगा, अंकन। विकल्प नंबर सी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। आप सभी के लिए बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप में कुछ प्रतियोगिता होती है तो वहां पर भी सभी के लिए जुड़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अर्चना जी जुड़िएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक से, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा सभी लोग। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप बताइएगा। प्र वर्ग का स्वरूप क्या है। 63 में चयन करना है। 63 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का उच्चारण स्वरूप बताना है। उच्चारण स्वरूप क्या माना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पा में हलंत है और रा, ये वाला जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ण का उच्चारण स्वरूप जो है पा में हलंत है धन रा है। प्रा में पा आधा वर्ण, रा पूरा वर्ण है। जिन वर्णों का उच्चारण पहले होता है वे अर्ध वर्ण होते हैं, बाद के वर्ण पूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 64 पूछा है। वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। 64 में आप सभी लोग चयन करिएगा कि वर्णों में संधि हो जाने से। क्वेश्चन नंबर 64 में आप सभी का सही आंसर है कि नई ध्वनि बनती है। क्या होगा सही आंसर। नई ध्वनि बनती है, डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वरों का प्रकार नहीं होता। दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या फिर स्पर्श। 65 में चयन कीजिएगा, स्वरों का प्रकार नहीं होता है। कौन सा स्वरों का प्रकार नहीं होता है। प्रिया जी, सोनिका जी, राजीव जी, आप सभी का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल राखी जी। तो आप सभी का यहाँ पर 65 में क्या होगा सही आंसर। स्वरों का प्रकार नहीं होता है तो स्पर्श नहीं होता है। आपके लिए बता दें जो स्पर्श है इस स्वरों का प्रकार नहीं माना जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखिए ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत ये स्वर होते हैं। 3 प्रकार के जो हैं होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 66 क्या पूछा गया है। 66वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अनुस्वर वास्तव में नासिक व्यंजन खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। किनका प्रतिनिधित्व करते हैं ये आपको बताना है। बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया 66। अनुस्वर वास्तव में नासिक के व्यंजन खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है ज्ञा, इञा, णा, ना और मा, ये वाला जो विकल्प है ये वह उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, छत्री वाला जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण, संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के सहयोग से हुआ है, ये आपको बताना है। सुनैना जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और छत्री का यहाँ पर छत्री वाला दिया गया है। संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है, तो सही आंसर है का और सा। का में हलंत है और सा आप सभी का जो षटकोण वाला सा है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 68वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन, अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। अघोष अल्प प्राण ध्वनि पूछा है झा है, ठा है, जा है या फिर का और ता है। क्वेश्चन नंबर 68 में चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और नीलम जी आप सभी का सही आंसर होगा। अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी मानी जाती है, विकल्प नंबर डी सही आंसर है का और ता। का ता जो है ये अघोष अल्पप्राण ध्वनि मानी जाती हैं, बिल्कुल सही। ध्यातव्य हो कि अघोष व्यंजनों के उच्चारण स्वर तंत्रियों में झंझनाहट नहीं होती है, बल्कि प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन अघोष होते हैं, जबकि जा जो है अल्पप्राण घोष है, झा जो है महाप्राण घोष है और ठा जो है महाप्राण अघोष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 69 पूछा गया, प्रश्न के आधार पर का, खा, गा, घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं। ये संघर्षी व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर पार्श्विक व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 69 में चयन करना है। 69 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, प्रश्न के आधार पर बताना है का, खा, गा, घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं, ये चयन करना है। तो ये आते हैं अरुण जी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। प्रश्न के आधार पर का, खा, गा, घा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन का से मातक होते हैं, अब याद रखिएगा का से जो मातक होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या अगर पूछा जाए 25 होती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं स्पर्श व्यंजन को, जबकि संघर्षी व्यंजन जो है सा, शा, सा, हा ये संघर्षी व्यंजन है और लुंठित व्यंजन के अंतर्गत रा आता है, पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ला आता है। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बताइए पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो उसमें ला आपका दिया होगा। प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं, प्रश्न के आधार पर आप सभी को 70 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 70वां क्वेश्चन है, प्रश्न के आधार पर पूछा है व्यंजनों के भेद कौन से हैं, तो सही आंसर आ रहा है 70 में डी वाला विकल्प स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, औक्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन, सप्रभाय। ये जो है आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन अब आपसे यहाँ पर वर्ण और वर्णमाला से तो आपके क्वेश्चन हो गए हैं, अब संज्ञा से अब अवयव तक पढ़ेंगे अपन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन संज्ञा से अव्यय तक। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है पूछा गया है। अध्यापन या फिर भ्राता या फिर डकैती या फिर शत्रुता। 71 में सही आंसर चयन करना है। एक बार शेयर और लाइक अवश्य कर लेंगे वीडियो को। रोज आपके लिए व्याकरण की क्लास शुरू हो चुकी है, आपके शुरू से जो है वर्णमाला से आपको पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पूरा पढ़ेंगे अपन। और सही आंसर होगा यहाँ पर नीलम जी, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी, भ्राता आप सभी का सही आंसर होगा। देखिए भ्राता भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
एक बार और पढ़ लेते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। यह संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। नहीं होता, इसका बहुवचन नहीं होता, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 दिया गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। बताइएगा मनोज जी, क्या होगा सही आंसर? डॉक्टर नीता जी, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, तो सही आंसर होगा छोटा। छोटा यहाँ पर सही आंसर है। छोटा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। छोटा शब्द भाववाचक संज्ञा रूप जो है छोटपन है। यह भी अपन ने पढ़ा था कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय, प्रत्यय लगाकर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 73 पूछा गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मेरा, हमको, तुम्हारा, वह। 73 में चयन करना है। क्या होगा सही आंसर रमा जी? तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 73 है और 73 में वह आप सभी का सही आंसर है। डी वाला विकल्प है। वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है, अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, वे, ये जो हैं आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 पूछा गया है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, ये आपके लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो सही आंसर क्या होगा? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे पूछे कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, तो ये संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, संख्यावाचक विशेषण। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो सी है वह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिए कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आपके लिए याद रखना है संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित में एक लड़का 25 रुपये, इसमें निश्चित होता है। अनिश्चित वाचक संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित यानी कि इसमें निश्चय नहीं होता है, कुछ लोग, सब लोग। परिणाम बोधक में इसमें शेर भर दूध, तौला भर सोना आदि जो है परिमाण बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। अनिल जी बताइएगा, अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। भाववाचक संज्ञा चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि भाववाचक संज्ञा में तो यहाँ पर अमीरी सही आंसर होगा। अमीरी, यहाँ पर अरविंद जी, आजाद जी सही आंसर लगा देते हैं, अमीरी विकल्प नंबर डी। इनमें से भाववाचक संज्ञा अमीरी आपका सही आंसर होगा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लंबाई, मिठास, नम्रता, निजत्व आदि सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है बताइएगा। त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 में सही आंसर चयन करना है।
तो 76 में आप सभी का लेखक सही आंसर। इसमें लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। त्रिपिटक, भारत, गंगा ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती हैं। अब देखिएगा, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं या कहते हैं। जैसे राम, काशी, त्रिपिटक, भारत, गंगा, लखनऊ, संध्या, प्रशांत महासागर, हिमालय, रक्षाबंधन, दिवाली आदि ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों और उसके समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, नदी, लेखक, पहाड़, सभा, गाय, तोता, भूकंप, वर्षा, तूफान, प्रोफेसर, कुर्सी, मकान, घड़ी, टेबल आदि ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों और उसके समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आज का चैलेंज प्रश्न, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है ये आपके लिए बताना है। बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए थे। सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। 3000 प्रश्न की पीडीएफ हिंदी साहित्य की जिनके लिए भी चाहिए मात्र 199 रुपये में मिलती है, लेकिन आज आप सभी के लिए 150 रुपये में है। जिनको भी चाहिए 150 में आप संपर्क करें। अभी नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। रोज आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन अपनी जो है व्याकरण की एक क्लास शुरू हुई है जहाँ पर अपन वर्णमाला से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रोज आपके लिए यहाँ पर व्याकरण आपके लिए पूरी करवा दी जाएगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक क्लास आपकी रात्रि में 10 बजे होती है। हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज अपन शुरू से जो है पढ़ेंगे हिंदी साहित्य को एक नई बुक से। तो सभी लोग जुड़िएगा उस क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद।